करंट सिचुएशन में भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 सवाल। नंबर 1, क्या भारत इजराइल की स्ट्रेटेजी अपनाकर आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकता है? नंबर 2, क्या सच में भारत पाकिस्तान का पानी बंद करवा सकता है? नंबर 3, अगर इन दोनों देशों में वॉर हुई तो वो जियोग्राफी के बेसिस पर कैसी लड़ी जाएगी? और इंडिया के लिए जीतने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? अब इन तीनों सवालों को याद रखिए। अब तक ये खबर आप तक पहुंच गई होगी कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान लिंक्ड आतंकवादियों ने कश्मीर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या कर दी। भारत में अब ये कोई भी नहीं कह पाएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर ही ये हत्याएं हुई है। बट व्हाट्स नेक्स्ट? अब भारत आगे क्या कर सकता है? क्या सच में कुछ कर भी सकता है, या हर बार की तरह जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस अटैक के पीछे थी उसे हम जड़ से मिटाने में नाकामयाब रहेंगे? कई पॉलिटिशियंस इंडस नदी का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचने देंगे ऐसे दावे कर रहे हैं, पर क्या ये सच में इतना आसान है? क्या कोई बटन है जिसे दबाते ही ये इमीडिएटली हो जाएगा? देश की मीडिया आउटलेट्स उनके एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर जंग छेड़ने की सलाह दे रहे हैं, पर इस सारे नॉइज से दूर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को नजर में रखते हुए हम इन 3 सवालों के जवाब जानेंगे, जिन्हें वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने रखा था। थिंक टैंक का ये एनालिसिस 3 किताबों पर आधारित है। द रिवेंज ऑफ जियोग्राफी बाय रॉबर्ट डी कैप्लान, नंबर 2 राइज एंड किल द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ इजराइल्स टारगेटेड असैसिनेशंस, नंबर 3 प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी बाय टिम मार्शल, एक ऐसी किताब जिसने कई जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को कई सालों पहले ही प्रेडिक्ट किया था, रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर तालिबानी टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान तक। अब देखते हैं इसमें इंडिया और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में क्या लिखा है। फाइटिंग टेररिज्म द इजराइल वे। क्या भारत इजराइल के नक्शे कदम पर चलकर आतंकवाद से लड़ सकता है? रिसेंटली अमेरिकन पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल माइकल रूबिन ने स्टेटमेंट दिया, पहलगाम अटैक ठीक वैसा ही था जो हमास ने इजराइल पे किया था। दोनों ही अटैक में धर्म के आधार पर आम लोगों को टारगेट किया गया। इस अटैक के बाद भारत पाकिस्तान का वो हाल कर सकता है जो इजराइल ने हमास का किया था। पर इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है ये तो हम इजराइल की स्ट्रेटेजी समझने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, मूविंग द ग्रास स्ट्रेटेजी। अब टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि उनको जड़ से मिटाना नियरली इम्पॉसिबल है। वो कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन या देश तो है नहीं कि एक बार सरेंडर कर दिया या फिर ट्रीटी साइन कर ली तो वॉर खत्म। कितना भी उन्हें कमजोर करो, वो अपना टाइम लेकर फिर से रिग्रुप होते हैं और अटैक्स प्लान करते हैं। ये बात इजराइल को अच्छे से पता थी, इसलिए मूविंग द ग्रास स्ट्रेटेजी में वो हर कुछ महीनों के इंटरवल में आतंकवादी संगठनों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, उनके वेपन स्टोरेजेस पर हमला करते रहते थे ताकि वो उन्हें कमजोर रख पाए। एक वक्त था जब इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग्स काफी कॉमन सी हो गई थी। ईयर 2000 से लेकर 2005 तक इजराइल में 116 सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुए थे, जिसमें करीब 750 इजरायली मारे गए, यानी ऑन एन एवरेज 20 से 25 टेररिस्ट अटैक्स हर साल। इस स्ट्रेटजी से बॉम्बिंग्स काफी हद तक कंट्रोल में हुई, पर पूरी तरीके से बंद नहीं हुई, इसलिए इजराइल ने एक और स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी नंबर 2, कीपिंग योर एनिमी कंफ्यूज बाय क्रिएटिंग ट्रस्ट इश्यूज। इसमें 2 स्टेप्स है। नंबर 1, टारगेटेड असैसिनेशंस। रोमन बर्गमन ने अपनी किताब राइज एंड किल में इजराइल ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हुए 2700 ऑपरेशंस को डॉक्यूमेंट किया है, जिनमें उन्होंने आतंकवादी संगठनों के लीडर्स, वेपन सप्लायर्स और कई इंपॉर्टेंट मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ये वो लोग थे जिनको मारने से कई टेररिस्ट अटैक्स की प्लानिंग फेल हुई। फॉर एग्जाम्पल 13 जुलाई 2024 हिजबुल्ला के एक सीनियर मेंबर फवाद शुक्र को ईरान के बैरत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया, वो भी तब जब वो IRGC यानी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रोटेक्शन में था। जिस तरह पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को सपोर्ट करता है, ठीक उसी तरह ईरान इजराइल पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठन जैसे हमास और हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है। फवाद शुक्र को मार गिराते वक्त वहाँ मौजूद ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर मिलाद बेदी भी मारा गया। इजराइल के इस टारगेटेड असैसिनेशन से पूरे आतंकवादी संगठनों में डर का माहौल बैठ गया। खुद ईरान भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर उनकी जमीन पर आकर इजराइल ने यह ऑपरेशन इतना सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट किया। क्या उन्हीं में से कोई इजराइल के साथ शामिल था? क्या उन्हीं में से किसी ने इजराइल का साथ दिया था? खुद ईरान के प्रेसिडेंट को भी अपने आप पर हमला होने का डर लगने लगा। अब ये है वो 3 टेररिस्ट ग्रुप्स जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं। इनके लीडर्स आराम से पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री के गेस्ट हाउसेस पर रह रहे हैं। तो क्या इंडिया इन्हें इजराइल की स्टाइल में टारगेट नहीं कर सकता? इजराइल के दुश्मन ईरान और पाकिस्तान में एक बड़ा डिफरेंस है। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पर पाकिस्तान के पास वो है। तो इंडिया के केस में कोई भी मिलिट्री एक्सकेलेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। हालांकि कोई भी देश वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। इन टेररिस्ट ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट लिंक्स और उनके लीडर्स को मार गिराना इंडिया की अभी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी एक भी बड़े आतंकवादी लीडर को इंडिया पाकिस्तान की धरती पर जाकर मारता है तो इससे एक डर का और कंफ्यूजन का माहौल बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, टारगेटिंग सप्लाई लाइंस।
17th एंड 18 सितंबर 2024 लेबनान में अचानक हजारों आतंकवादी और उनके स्लीपर सेल्स के वॉकी टॉकीज और पेजर्स ब्लास्ट हुए। सैकड़ों आतंकवादी इस पेजर अटैक में मारे गए तो हजारों जख्मी हुए। इसराइल ने जो कंपनी इन आतंकवादी संगठनों को ये डिवाइसेस सप्लाई करती थी उनसे हाथ मिलाकर ये अटैक प्लान किया था। सोचिए उन टेररिस्ट ग्रुप्स में कितना डर बैठ गया होगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अब नए वेपन्स और डिवाइसेस आखिर खरीदे किससे, किस पर भरोसा करें। ऐसा कंफ्यूजन का माहौल बनाने से ये आतंकवादी संगठन खुद में लड़ना झगड़ना शुरू करके कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए इन आतंकवादी संगठनों के मेन सप्लायर्स कौन है, उन्हें ये वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, ये पता लगाना इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, सर्वेलेंस। देखिए, अब कश्मीरी लोगों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर यह बात भी उतनी सच है कि बिना लोकल सपोर्ट के पहलगाम जैसा अटैक प्लान करना नियरली इम्पॉसिबल था। इसराइल फलस्तीन में रहने वाले लोगों पर 24/7 सर्वेलेंस रखता है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर सस्पेक्टेड टेररिस्ट। यही सेम स्ट्रैटेजी अब इंडिया को भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी शॉकिंग बात है कि पहलगाम जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट के पास कोई भी कड़ी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। ये अटैक एक तरीके से इंडियन डिफेंस सिस्टम के कमियों को एक्सपोज करता है, तो इस मामले में हमें अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं देनी है। अब दूसरा सवाल, क्या इंडिया रातों रात पाकिस्तान का पानी बंद करवा सकता है? शॉर्ट टर्म में आंसर है बिल्कुल नहीं, और लॉन्ग टर्म में हाँ, पर उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, जिसमें 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। कैसे? पहले इस रीजन की ज्योग्राफी को समझिए। इंदस रिवर तिबेट से शुरू होकर इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर से गुजरती है और आगे पाकिस्तान से होकर कराची में अरब सागर से जाकर मिलती है। इंदस रिवर बेसिन में 6 मेन रिवर्स हैं: इंदस, झेलम, छेनाब, रावी, बीज और सतलज। 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से साइन की गई इंदस वाटर ट्रीटी ने इन रिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया के लिए एलोकेट हुआ, वही वेस्टर्न रिवर्स का पाकिस्तान को। बट ट्रीटी के अनुसार इंडिया भी वेस्टर्न रिवर्स का 20 से 30% पानी लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजम्पटिव पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस ट्रीटी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए 3 वॉर्स को देखा है। कभी भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया। ये कदम इंडिया पहली बार उठाने जा रहा है, पर जितना आसानी से पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, ये उतना आसान भी नहीं। शॉर्ट टर्म में इंडिया बस 2 बातें कर सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान के साथ इन नदियों के पानी से रिलेटेड डेटा शेयर करना बंद करना, और सेकेंडली पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंडिया में आकर डैम्स का इंस्पेक्शन करने पर रोक लगाना। इससे पाकिस्तान के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कब सूखा पड़ सकता है और कब बाढ़ आ सकती है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडस सिस्टम के वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए इंडिया के पास कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। करंटली बिल्कुल ना के बराबर है। इन गिने चुने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अलावा इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स पर कुछ भी अभी तक ज़्यादा बिल्ड नहीं किया है, जिनमें कई प्रोजेक्ट्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम है, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाया गया है। वो नदी के बहाव को भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते। इस ट्रीटी को सस्पेंड करने से इंडिया इंडस रिवर बेसिन की किसी भी नदी पर कंस्ट्रक्शन बेझिझक कर सकता है। पर इस रीजन की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर रातों रात रिजर्वायर्स, डैम्स या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। रिसेंटली इंडिया ने इस इलाके में ये 3 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसमें 5 से 10 साल का टाइम लगा है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया को इसमें कितना वक्त लगने वाला है। पर अगर इंडिया कुछ % भी पानी पाकिस्तान में जाने से रोक पाया तो पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी। कैसे? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इंडस रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि 70 to 80% खेती इसी पानी का इस्तेमाल करके होती है, जिससे पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन होता है। इंडस के पानी के बिना वहाँ की कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और 2/3 पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। शायद इसलिए वहाँ के पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो ने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि अगर इंडस का पानी बंद हुआ तो खून बहेगा। अब तीसरा सवाल, भारत पाकिस्तान के बीच अगर वॉर हुआ तो कैसा पूरा सीन रहेगा? 2015 में छपी इस किताब ने कई जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इवेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है, जैसे कि अमेरिका फ्यूचर में अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करेगा। किताब में ऑथर ने लिखा था ये 3 बातें हो सकती है, जिसमें से अमेरिका ने 2020 में किताब के छपने के 5 साल बाद तीसरा ऑप्शन चुना। उन्हें अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और उन्होंने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर का अंदाजा भी ऑथर ने इस किताब में पहले ही लगा लिया था। अब सुनिए इंडिया पाकिस्तान के बारे में इस किताब में क्या लिखा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर साउथ में है स्वैम्प लैंड, फिर थार डेजर्ट और नॉर्थ में है माउंटेन्स। किसी भी आर्मी को इन्हें क्रॉस करना आसान नहीं है, हालांकि इंडियन आर्मी को इसके लिए प्रिपेयर किया गया है। इस किताब के अकॉर्डिंग अगर इंडिया को ये वॉर जीतना है तो उन्हें पाकिस्तान के 2 वीक पॉइंट्स पर अटैक करना होगा।
पहला है साउथ और नॉर्थ के बिल्कुल बीचों बीच पंजाब बॉर्डर। इस बॉर्डर से इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस केवल 274 किलोमीटर्स है और आर्मी को इन्वेड करने के लिए रास्ता बिल्कुल सीधा है, ना कोई बड़ी नदियां है, ना पहाड़, ना डेजर्ट। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर सकती है बाय लैंड एंड बाय सी, जिससे पाकिस्तान के फ्यूल स्टोरेज डेपोट्स टारगेट किए जा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास बस दो ऑप्शंस बचेंगे। इंडियन हाईवे 1A को टारगेट करना। ये हाईवे इंडियन आर्मी तक खाना और वेपन्स पहुंचाते रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया भी ये जानता है, इसलिए इस हाईवे को हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन 2, अफगानिस्तान। अगर ईस्ट से पंजाब के रास्ते इंडियन आर्मी फुल फोर्स में इन्वेड करती है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर का सहारा लेना पड़ेगा। भारत पाक युद्ध में अफगानिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बात पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए सालों से, दशकों से पूरे दुनिया से और अमेरिका से उन पर कितना भी प्रेशर डाला गया हो, उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखने की कोशिश की है। पहलगाम अटैक के कुछ ही दिनों बाद इंडियन डिप्लोमेट्स ने अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, क्योंकि इंडिया भी अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस इस वॉर में जानता है। अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो एक शॉकिंग बात सामने आएगी। पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाया था, फिर भी करंटली तालिबान पाकिस्तान के फेवर में उतना नहीं है जितना कभी हुआ करता था। पर क्यों? 1979 जब सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया, पर पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदीज ने मिलकर मुजाहिदीनों को ट्रेन किया, उन्हें फंड किया और उनके हाथों में बंदूकें थमा दी, जिसके कारण रशिया इस वॉर में हार गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के ISI ने अफगान तालिबान को बनाया और तालिबान ने पूरी कंट्री को टेक ओवर किया। यहाँ तक सब ठीक था। बात बिगड़ी 2001 में। पाकिस्तान और अमेरिका के बनाए तालिबान ने अपने ज़मीं पर पनाह दी ओसामा बिन लादेन के अलकायदा को। और उन्होंने क्या किया? अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक 9/11 अमेरिका पर ही कर दिया। जिस तालिबान को बनाने में पाकिस्तान ने मदद की और अमेरिका ने अपना पैसा लगाया, उसी की मदद से ये अटैक हुआ था। बौखला कर अमेरिका हर मुमकिन तरीके से अलकायदा और तालिबान को ख़त्म करने के पीछे लग गई, और ऊपर ऊपर से ही क्यों ना हो, पाकिस्तान को भी उनका साथ देना पड़ा। और अमेरिका से मिलता हुआ पैसा कहीं बंद न हो जाए, इसलिए पाकिस्तान को कुछ कड़े डिसीजंस भी लेने पड़े। कहा जाता है कि 9/11 के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल ने पाक प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कॉल करके भरी मीटिंग से बाहर बुलाया और कहा, एक तो आप हमारे साथ हो, एक तो हमारे खिलाफ। खुद जनरल मुशर्रफ ने लिखा है कि इस कॉल के बाद अमेरिका से एक और कॉल ISI के हेड को गया, जिसमें अमेरिका ने कहा, अगर आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ नहीं दोगे तो इतने बॉम्ब बरसाएंगे कि पाकिस्तान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। मजबूरन पाकिस्तान को उन्हीं तालिबानी लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा जिन्हें उन्होंने खुद ट्रेन किया था। फिर पाकिस्तान की ज़मीन से अमेरिका ने कई ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान पर किए। तालिबान ने भी जवाब में जनरल मुशर्रफ पर 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। 2007 में पाकिस्तान की PM बेनज़ीर भुट्टो की हत्या में भी तालिबान का हाथ बताया जाता है। कभी इधर कभी उधर वाला गेम खेलने की वजह से अब ना तो अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा करता है, ना ही तालिबान। अफगानिस्तान के अलावा इंडिया बलूचिस्तान पर भी फोकस करेगा, वहाँ के लोकल लोगों को भी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा। रिसेंटली वहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट भी इंडिया के फेवर में आ चुका है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, पर उसके बिना पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का 45% एरिया और मेजर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वहाँ नेचुरल गैस है और वहाँ की ज़मीन मिनरल से भरी पड़ी है। देखते हैं इंडिया अब कौन सा रास्ता अपनाता है। हमारी मिलिट्री में ब्रिलियंट माइंड्स की बिल्कुल कमी नहीं है, बस ज़रूरत है पॉलिटिकल विल की। हो सकता है वो इससे भी कोई बहुत तगड़ा और एकदम ज़बरदस्त रास्ता ढूंढ निकाले इस सिचुएशन से डील करने के लिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक टैंक।